हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक के बारे में, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिज्म। तो आज मैं स्पेसिफिकली आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस के बारे में समझाऊंगा। और ये जो रेजोनेंस वाला टॉपिक है आपने शायद केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ रखा होगा। तो इससे पहले आपको जिस टॉपिक की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए वो हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर जो लुईस की इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मेशन होती थी मॉलिक्यूल्स की। तो थोड़ा सा आप उस टॉपिक को ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जैसा आपके पास केमिकल बॉन्डिंग में आया था, अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी रहता है। तो आज समझते हैं रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिज्म को। देखो, सबसे पहली बात, जो रेजोनेंस हम लोग पढ़ेंगे, रेजोनेंस के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अपने पास रेजोनेंस है वो किन किन मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूं। कंडीशंस अपने पास ये रहती हैं कि पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो एक मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको वहां पर दिखने चाहिए। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसी के साथ साथ अपने पास जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स होते हैं, जो मेरे पास सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्डेड एटम्स हैं उसके ऊपर होने चाहिए इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स। और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स हो या फिर हो अपने पास चार्ज उनके ऊपर। अब वो चार्ज कैसे नेचर का हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये अपने पास कुछ सिचुएशंस हैं या कुछ कंडीशंस हैं जो आपको रेजोनेंस पहचानने में मदद करेगी कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा अपने टॉपिक पे, जो कि है रेजोनेंस। ये होता क्या है? देखिए, ऐसे हमारे पास जो कई मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मैं अगर एक ही स्ट्रक्चर से समझाना चाहूं, उसकी प्रॉपर्टीज को मैं नहीं समझा सकता हूं। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल जिसकी आपके पास एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बन सके, और उनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर इनफ कैपेबिलिटी नहीं रखती है उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को समझाने की, तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। मींस कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स बनाई जा सकती हैं, जिनमें से कोई भी स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो वो स्ट्रक्चर में जो आपके पास बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी मेरे को रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद जो आपके पास लुईस स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है, और उनमें से एक भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जो मॉलिक्यूल्स की सारी प्रॉपर्टीज को समझा दे। तो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण एक मॉलिक्यूल की मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाई जा सकती है, मींस लुईस स्ट्रक्चर्स बनाई जा सकती हैं विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। जैसे कि इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल आपने पढ़ा होगा वो शायद बेंजीन है। बेंजीन के बारे में आप सभी जानते होंगे। बेंजीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है C6H6। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा, तो मैं शुरुआत यहाँ पर बेंजीन से कर रहा हूँ। जैसे बेंजीन को अगर हम लोगों को बनाना है तो आपको पता है कि बेंजीन का अपने पास जो फॉर्मूला है वो होता है C6H6। अब अगर C6H6 को देखें तो ये जो बेंजीन रिंग है ये है अपने पास बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है, जहां पर ये टोटल जो मेरे पास 6 कॉर्नर्स ये पड़ रहे हैं, 6 के 6 कॉर्नर्स पर एक कार्बन है और उसी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है। तो यही हमारे पास बेंजीन है, ये C6H6 करके जो यहाँ पर रिंग बन रही है। देखो, अब यहाँ पर मैंने जो डबल बॉन्ड लगाए हुए हैं, ये डबल बॉन्ड की आप ऑल्टरनेट पोजीशंस को यहाँ पर देखो। ये डबल बॉन्ड की जो ऑल्टरनेट पोजीशन है, जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरे पास बॉन्ड नंबर 1 है, उसके बाद ये हो गया आपके पास सेकेंड बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला, और ये हो गया थर्ड। अब मैं इसके साथ एक और बेंजीन रिंग बना रहा हूं यहां पर। तो सोचो अपने पास कोई दो स्टूडेंट्स थे और वो दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो बना करके लाए। अब आपको मेरे को बताना है इन दोनों में से कौन से स्टूडेंट की ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने पास सही है। तो यहां पर मैं जो ऑल्टरनेट पोजीशंस थी, ऑल्टरनेट पोजीशंस को अब कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं। तो मेरे पास कोई एक स्टूडेंट ए था और एक स्टूडेंट बी था, दोनों ने यहाँ पर बेंजीन का मॉलिक्यूल मेरे को बना करके दिया। तो मेरे से अब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सही है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशंस हैं वो एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो रखी है इसकी नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ पर जो पहला वाला बॉन्ड है आप देखोगे तो वो ये रहा, ये आपके पास ये बी वाला बॉन्ड जो सेकंड वाला डबल बॉन्ड है, और जो थर्ड वाला डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ गया। मींस देख करके लग रहा है कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट कर रहे हैं। और ये क्या है? ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि डबल बॉन्डेड जो सिस्टम होता है, डबल बॉन्डेड सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। यहाँ पर ये आपके पास पाई बॉन्ड बना हुआ है क्योंकि पहला बॉन्ड सिग्मा है तो दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। अब ये जो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन में जो डबल बॉन्ड की शिफ्ट आया है, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर में जो आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर मेरे पास सही है। गलत इनमें से कोई नहीं है, ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। बट इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर अभी भी आपके पास इनफ कैपेबल नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि हाँ यही स्ट्रक्चर परफेक्ट होनी चाहिए और इसी को मैं बेंजीन बोलूंगा। मतलब चाहे वो ए वाली हो या बी वाली, ये ऐसी इनमें से दोनों में से कोई नहीं है। तो फिर बेंजीन है क्या? तो बेंजीन की अगर आपने देखा होगा कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो कई जगह ऐसे भी बनी हुई होती है।
जिसमें जो C6H6 वाला जो आपने बॉन्ड सिस्टम देखा था बाहर, सिग्मा बॉन्ड है सारे, सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक ये साइक्लिक रिंग बना करके छोड़ देते हैं। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स अपने पास बेंजीन की है, और इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में से जो पहली दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये पहली दो स्ट्रक्चर्स आई हैं आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। तो रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में होता है सबसे पहली चीज अपने पास डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसी रिंग सिस्टम में डीलोकलाइज हो रखे हैं, मींस इस सिस्टम को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, पर इनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है। जब तक आप इस येलो वाले बॉन्ड को ढूंढने जाओगे, मतलब ये पहले वाले बॉन्ड को ढूंढने जाओगे, तो आप सोचोगे कि जब मैं पहुंचूंगा तो मेरे को यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर मिलेगा, लेकिन जैसे आप वहां पर रीच करोगे, ये शिफ्ट होकर के पाई इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करेंगे। तो ये सिमिलरली ऐसे रिंग सिस्टम में घूमते रहेंगे, और ये दोनों ही सिस्टम में, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर में से कोई स्ट्रक्चर हमारे पास इनफ कैपेबल नहीं है प्रॉपर्टी समझाने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने बोल दिया जब ये रिंग बना करके घूम ही रहे हैं, तो फिर इसको क्यों ना साइक्लिक रिंग से ही दिखा दें पाई इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम को। तो पहली दोनों स्ट्रक्चर जो है, पहली दोनों स्ट्रक्चर्स बेंजीन है, ये है बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर अपने पास रेजोनेंस एग्जिस्ट होता हुआ दिख रहा है, और लास्ट में जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन। ये आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड हो गई, मींस जितनी भी स्ट्रक्चर्स थी जो आपके पास, ये पहली दो स्ट्रक्चर्स थी जो कि रेजोनेंस दिखा रही थी, ये उन दोनों का मिक्सचर है। कि कंप्लीट रेजोनेंस को अगर मैं एक ही मॉलिक्यूल में दिखाना चाहूं तो भाई वो ऐसा ही हो सकता है। ये रिंग ही तो बन रही है अपने पास, ये डबल बॉन्ड की जो आप देख रहे हो, तो पूरा रिंग सिस्टम बन रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर हाइब्रिड मॉलिक्यूल में बना करके दिखा दिया। सो ये होता है आपके पास रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में जैसा कि ये मॉलिक्यूल था आपके पास बेंजीन, उसकी मैंने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, जिन दोनों में से कोई भी एक इनफ कैपेबल नहीं है बेंजीन को पूरी तरीके से समझाने के लिए। तो ये है आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन। तो ये जो रेजोनेंस है, इस रेजोनेंस में अगर आप एक चीज ध्यान दोगे तो मैं आपको बताता हूं कि ये रेजोनेंस के कारण हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है चेंज कर सकती है। वैसे इसकी जो इफेक्ट है, इसके जो एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। अगर हम लोग उसको एक ही वीडियो में समझना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी बहुत चीजों का यहाँ पर आइडिया दे दूं। लेकिन उसके लिए अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेडिकेटेडली उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा आगे आने वाले टाइम में। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपके पास ये डबल बॉन्डेड सिस्टम था, तो इसमें दो तरीके के कार्बन है। एक कार्बन तो वो है जो कि सिंगल बॉन्ड से लगी हुई है, और एक कार्बन ऐसी है जो डबल बॉन्ड से लगी हुई है। तो मेरे पास दोनों ही तरीके की कार्बन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, सिंगल बॉन्ड वाली भी और डबल बॉन्ड वाली भी। और अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, अगर वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मींस जो एल्केन में होती है, तो वो होती है अराउंड 154 पिकोमीटर। ठीक है, 154 पिकोमीटर, या फिर आप 1.54 एंगस्ट्रॉम भी इसको लिख सकते हो, 1.54 एंगस्ट्रॉम में इसको कह सकता हूं। और जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, इसमें ये होती है अराउंड अपने पास 134 पिकोमीटर। ठीक है, 134 पिकोमीटर या फिर 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बेंजीन में हर एक कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, ये ईच कार्बन कार्बन अगर आप बॉन्ड लेंथ चेक करोगे तो वो आपके पास अब दो आंसर नहीं आएंगे निकल करके, यहाँ पे अपने पास सिंगल एक ही आंसर होता है। और आपको अगर मैं बताऊं तो वो जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है नियरली 139 पिकोमीटर। तो देखिए रेजोनेंस ने क्या करा, रेजोनेंस ने यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ थी ना, जितनी भी बॉन्ड लेंथ थी, जबकि इस बॉन्ड लेंथ को 154 पिकोमीटर होना चाहिए और यहाँ पर वाली बॉन्ड लेंथ को होना चाहिए 134 पिकोमीटर, बट इसने क्या करा, इसने हर एक कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ को कितना बना दिया, ऑन एन एवरेज 139 पिकोमीटर, मींस शॉर्टर कर दी है इसने बॉन्ड लेंथ। तो ये होता है रेजोनेंस का एक इफेक्ट। तो यहां पर आपको शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देखने को मिल रही है एज एक्सपेक्टेड। तो ये जो आपके पास यहाँ पर रेजोनेंस आया है, रेजोनेंस जैसे अभी हमने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डिस्कस किया, तो जरूरी नहीं कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ही रहे। अगर हम लोग इसको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में समझे तो वहां पर भी आप रेजोनेंस को समझ सकते हो। और अब मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का, कि बनाई कैसे जाती है। एक बहुत हम लोग एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास, चलो CO2 का। देखो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 की स्ट्रक्चर आपको ध्यान ही होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से उसने 2 इलेक्ट्रॉन अगर लगा दिए हैं तो इसने बचा लिए होंगे अपने पास 2 लोन पेयर। सिमिलरली लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होंगे। देखो अगर आपको इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम लोग इसको ये डबल साइडेड एरो से शो करते हैं। आप ध्यान रखना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए सिंबल होता है रेजोनेंस को बताने के लिए। मींस जो अब मैं अगली स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो इक्विवेलेंट है पहले वाली स्ट्रक्चर के।
अब ये जो इसकी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, अगर ये पाई बॉन्ड आपके पास पोलराइज होने की कोशिश करे, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर शिफ्ट होने की कोशिश करें, तो वो ऑक्सीजन की तरफ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है। तो मैं कहता हूं कि ये जो लेफ्ट वाला बॉन्ड पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ। तो अगर ये बॉन्ड पार्शियली पोलराइज हो रहा है तो इसके ऊपर मेरे को डेल्टा नेगेटिव चार्ज लगाना चाहिए और कार्बन के ऊपर लगाना चाहिए डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर ये पोलराइज हो रहा है, जब ये फाइनली ही पूरा टूट जाएगा बॉन्ड, तो क्या होगा, ये जो यहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर था ये उठ करके कंप्लीटली ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, मींस नेगेटिव चार्ज बना देगा, और कार्बन हो जाएगा आपके पास वेकेंट। लेकिन जैसे ये वेकेंट होगा यहां पर, इसके बगल में आप ये देख रहे हो एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर तुरंत यहां कार्बन के पास आ जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि कार्बन ने अपनी एक ऑर्बिटल वेकेंट कर दी थी, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है जो वहां पर बॉन्डेड पेयर में था वो तो ऑक्सीजन खींच के ले गया। तो इसको अगर आप समझो तो डेल्टा नेगेटिव ये जो बना हुआ है, डेल्टा नेगेटिव मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है, और डेल्टा पॉजिटिव का मतलब ही इलेक्ट्रॉन पे वेकेंट हो रहा है। तो ये पॉजिटिव के सामने लोन पेयर रखे हुए हैं या फिर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसके बीच में बना देते हैं एक और बॉन्ड। या मैं कहूं कि ये जो लोन पेयर है उठ करके यहां पर आ गया, तो ये सिंपली जो आपके पास कार्बन थी, कार्बन के साथ जो राइट वाली ऑक्सीजन है उसके दो बॉन्ड तो बने हुए थे, एक तीसरा भी बन जाएगा, मींस बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो दो बॉन्ड थे लेफ्ट वाली साइड पर, अब वो रह गए सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन के ऊपर अब मैं कितने लोन पेयर दिखाऊंगा यहाँ पर, टोटल 3 लोन पेयर। अभी जो 3 लोन पेयर है ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला लोन पेयर है कहां से आया है, ये वाला लास्ट वाला लोन पेयर आया है आपके पास इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो पाई बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ था वो ऑक्सीजन की तरफ वापस चला गया, तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होल्ड कर लिया, तो इसके ऊपर हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। फिर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 और 3 तो 9 हो गए, तो 9 तो आ नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज बनाऊंगा, एक पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा का पूरा लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन की तरफ से ट्रांसफर हुआ है, कार्बन ने कोई भी यहाँ पर बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करी है। तो ये जो चार्ज बनाने का रूल है वो सिंपल होता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि देखो जो भी आप यहाँ पर एटम बना रहे हो उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है इस वाले ऑक्सीजन का, तो अपने पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 होते हैं तो ये आया आपके पास कार्बन की तरफ से 7वां इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी तो इस पे 8 होने चाहिए थे ना, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर बना दिया नेगेटिव चार्ज। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। और जो पॉजिटिव है ये क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है, तो 7 8 9, ऐसे तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो -9 को +1 दे देंगे तो ये अपने पास -8 हो जाएगा। -8 का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव का चार्ज बना रहा होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो -8 हो गया ये, इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी ग्राउंड स्टेट में दो बॉन्ड ही बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिया, तो आप एक पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। और अब राइट वाले ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बचे हैं, सिर्फ एक, क्योंकि उसने अपना ये वाला जो लोन पेयर है ये आगे यहां पर इसको शेयर करा दिया था, ये वाला जो लोन पेयर है। तो ये हो गई CO2 की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं चाहूं तो इसकी और बना सकता हूं, वो देखो कैसे। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में चूज किया था तो मैंने इस वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ ही क्यों भेजा, इस वाले बॉन्ड पेयर को, मींस मैंने लेफ्ट वाला कार्बन ऑक्सीजन का पेयर क्यों सिलेक्ट किया, मैं राइट वाला भी तो सिलेक्ट कर सकता हूं, सिमेट्री है पूरी, सेम ही तो है। तो अगर मैं राइट वाला सिलेक्ट करता तो मैं इस तरफ तोड़ता इस बॉन्ड को, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता, तो फिर यहां ट्रिपल बॉन्ड बन जाता इनके बीच में। तो वही चीज करके देखेंगे, लास्ट वाले जो स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से बनाते हैं। ऑक्सीजन ने बना दिया है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अब इसके पास रह गया सिर्फ एक लोन पेयर। फिर उसके बाद जो राइट हैंड वाली साइड है, राइट हैंड वाली साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड, और इसके पास अब आ गए हैं अपने 2 लोन पेयर्स वापस, और उसके साथ में दिखाऊंगा एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपने पूरा एक इलेक्ट्रॉन के पेयर का इधर शिफ्ट किया था, तो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर इसके पास अब और आ गया। ठीक है, मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ा इस बार हम लोगों ने, ये वाला। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो पहले ही थे ना, अब आप ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, मतलब एक पूरा लोन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप दिखाओगे भी तो यहाँ पर, ये मैंने बना दिया 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक नेगेटिव चार्ज भी दिखाया है, जो कि वो ऑक्टेट रूल के हिसाब से होता है, कि अगर कोई बॉन्ड देख के बताएगा ना, तो बॉन्ड देख के तो उसे लगेगा भाई 2 2 4 2 6, और इसके पास ये 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज दिखा हुआ है, जो कि उसके ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता हुआ दिखाए। और पॉजिटिव चार्ज इधर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि 6 और 3 होते हैं 9, तो -9 को फिर से वो +1 बैलेंस करेगा, या फिर उसका जो दूसरा तरीका है मैंने आपको बताया ही है,
क्योंकि इस साइड से जो शेयरिंग हुई है, ऑक्सीजन ने ही सिर्फ शेयरिंग करी है पूरे के पूरे इस इलेक्ट्रॉन के पेयर की, जिसको हम लोग यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड कह रहे हैं, तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर आया है ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गई अपने पास CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर अगर चलें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये आपके पास किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल स्ट्रक्चर, RCOH जो CO2H है, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। देखो, अगर आपको अब इसमें से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप जितने भी लोन पेयर्स मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले आप लोन पेयर बनाया करो। फिर कार्बन ऑक्सीजन का जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। और अगर ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो फिर से पिछली बार की तरह इस कार्बन पर आप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करके दिखाओगे। यहाँ पर इंड्यूस हो रहा होगा डेल्टा नेगेटिव। तो ये अपने पास अगर लोन पेयर या ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, अगर ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो अब मेरे को अगली स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दिखाना है सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर बनाने हैं टोटल ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट उसकी तरफ है, उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा है। फिर इधर आप देखो, अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये अपना ऑक्सीजन, ये जो लोन पेयर है, इस कार्बन को शेयर करा देगा, क्योंकि उसके पास अब वेकेंट ऑर्बिटल बन गई है, खाली हो गई उसकी ऑर्बिटल। तो इसका ये जो लोन पेयर है, अब ये शिफ्ट कर जाएगा कार्बन की तरफ। मतलब यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वो दिखेगा बॉन्ड पेयर में। तो अब ये बन गया आपके पास डबल बॉन्ड, जो कि ऑक्सीजन के साथ बना है, और ऑक्सीजन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के साथ। तो अब ऑक्सीजन के पास बचे हैं सिर्फ एक लोन पेयर, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना दिए हैं यहाँ पर? टोटल 3 बॉन्ड। तो ग्राउंड स्टेट में 2 ही बॉन्ड बनाता है, तीसरा बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहा है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा अपने पास? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज को मैंने आपको पहले भी समझाया, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही थी वो वन साइडेड हो रही है, तो एक पेयर गया है तो एक पॉजिटिव चार्ज, और वैसे ही जिसने एक पूरा पेयर रख लिया था, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। और उसके साथ साथ मैं वो लोन पेयर भी शो करूंगा, जो कि उसके पास एक्स्ट्रा जा रहे हैं वहां से, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गए थे। तो ये हो गई आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये दोनों स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं इसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाना चाहूँ, तो मेरे पास इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी, देखो वो कुछ ऐसी बनेगी। पहली स्ट्रक्चर में इस कार्बन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, और अगली स्ट्रक्चर में इस कार्बन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कार्बन के साथ लगे हुए दोनों ऑक्सीजन है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि एक्चुअल में तो डबल बॉन्ड उन दोनों में से किसी ने भी होल्ड नहीं किया हुआ है। दोनों स्ट्रक्चर में वो जो डबल बॉन्ड है, वो अलग अलग ऑक्सीजन पर मेरे को देखने को मिल रहा है, तो इसी को बोला जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया अपने पास डेल्टा नेगेटिव। और ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव क्यों आए हैं? क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव चार्ज रख रहा था, तो अगर मैं इसको पार्शियली पोलराइज करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला ऑक्सीजन रख रहा है नेगेटिव चार्ज, तो पार्शियली पोलराइज करने पर डेल्टा नेगेटिव। तो डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल या फिर टेम्पररी चार्ज, जो हम लोग यहाँ पर इंड्यूस करके दिखाएंगे। और ये जो मैंने यहाँ पर सिस्टम बनाया है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह ये यूज होगा, कई कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता हुआ आपको दिखेगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर क्यों इंड्यूस हो रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस। और इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण भी यहाँ पर फिर से जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ में आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। और वैसी जो बॉन्ड लेंथ थी, वो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की आप देख रहे हो CO2 में, तो वहां भी आपको कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होती हुई दिखेगी। तो CO2 में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है, वो अराउंड 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो CO2 में कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है, वो आपको 1.54 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा ऑन एन एवरेज। ये हो गई CO2 मॉलिक्यूल की बात। अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड बनता हुआ देखूंगा, तो नॉर्मली जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो ट्रिपल बॉन्ड लेंथ होती है, ये होती है ऑन एन एवरेज हमारे पास 1.10 एंगस्ट्रॉम। और वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन में अगर आप डबल बॉन्ड बना करके कभी देखोगे, तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये होती है ऑन एन एवरेज 1.22 एंगस्ट्रॉम। और जबकि यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ आ रही है, वो कितनी निकल करके आ रही है अपने पास? एक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 1.54 नहीं, थोड़ा गलत लिख देता है, 1.15 एंगस्ट्रॉम होगा, क्योंकि इसके बीच में होना चाहिए ये ना।
तो उससे ज्यादा तो निकल करके नहीं आ सकती, ऑब्वियसली बात है। जब ट्रिपल बॉन्ड की आपकी बॉन्ड लेंथ 1.1 है और डबल बॉन्ड की 1.22 है तो उसके बीच की होनी चाहिए थी, तो 1.15 एंगस्ट्रॉम रहती है वो, ये होती है CO2 मॉलिक्यूल में। तो ये होता है रेजोनेंस के कारण होने वाला बॉन्ड लेंथ में चेंज। अब ये CO2 और कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, ये आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा करके देख सकते हो। और ऐसे ही अगर आप कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हो तो आप अपनी अपनी तरफ से बना करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको और बेटर आइडिया लग जाएगा चीजों का। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक नाइट्रेट आयन बता देता हूँ। नाइट्रेट आयन हमारे पास एक और अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो सबसे पहले नाइट्रेट आयन की यहाँ पर हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कैसी बनेगी। तो मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसकी बना देता हूँ। अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो टॉपिक और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, काफी लंबी चली जाएगी ये वीडियो। तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से रहती थी। यहाँ पर नाइट्रोजन ने यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज हम लोग इस पे दिखाएंगे। कोई लोन पेयर अब नाइट्रोजन का इसके पास बचेगा नहीं। राइट हैंड साइड वाली जो ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली है। इसके ऑटोमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसने तो सिंगल बॉन्ड ही बनाया है, तो ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर दिखाऊंगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। वैसे ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन जो है, जो ऊपर की तरफ लगी हुई है, वहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे। और ये जो एक ऑक्सीजन अब नीचे बच रही है जो कि फिर से नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड पे लगी हुई है, इसको भी हम वैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पे दिखाएंगे कि इसके पास इसके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे बचे हुए और एक नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, क्योंकि ये अपने पास अभी भी ऑर्बिटल को अभी भी अपने पास ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाया। मींस इसके आउटमोस्ट में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे, तो मेरे को नेगेटिव चार्ज से दिखाने पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड। बाकी इसको बनाने का रूल होता था। लुईस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते थे, सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबसे पहले सभी बॉन्डेड एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बने, एंड देन उसके बाद वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। इसीलिए अभी उसको अगर कंप्लीट हम लोग समझेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो मैंने यहाँ पर आपको अभी इसकी एक जनरल स्ट्रक्चर बना करके दिखा दी। देखो अब मैं इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहूँ अगली, तो वो बहुत इजीली बना सकता हूँ। देखो कैसे, आपको पता है कि हमें जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट करना है सबसे पहले वो कहाँ से करना है, पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम से। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आप लगे हुए देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन से, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये डेल्टा नेगेटिव बन रहा है, फिर यहाँ पर ये बनेगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो ऑक्सीजन रखी हुई है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर क्यों बन सकता है, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन वेकेंट होता हुआ दिखेगा तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ये लगा देगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगली स्ट्रक्चर जब मैं इसकी दिखाऊंगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में अब रह गया है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि देखो ऑक्सीजन ने अपना वो लगा हुआ पूरा का पूरा बॉन्डेड पेयर जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्डेड पेयर था, पूरी अपनी तरफ खींच लिया, तो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर और आ गया, और अब ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और राइट हैंड साइड वाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बीच बन गया ये डबल बॉन्ड। और अब ऑक्सीजन के पास बचे हैं सिर्फ कितने, 2 लोन पेयर। क्यों, क्योंकि जो ये वाला लोन पेयर था ऑक्सीजन का, वो तो उसने नाइट्रोजन वाले बॉन्ड पेयर में भेज दिया है। अब वैसे ही आपके पास जो नीचे वाली ऑक्सीजन बची है, अभी मैं उसको एज इट इज रहने देता हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं दिखाता हूँ, वो हम लोग अगली स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो बना हुआ रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अभी भी यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके बाद जो स्ट्रक्चर मैं बना करके देखूंगा, तो देखो उसमें क्या करना है आपको। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है भाई, आप उसको इसकी तरफ शिफ्ट कर दो। अब अगर मैं इसको इसकी तरफ शिफ्ट करता हूं, तो ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। इस बार कौन सी ऑक्सीजन मदद करने आएगी नाइट्रोजन को, ये सबसे नीचे लगी हुई ऑक्सीजन, ये अपने लोन पेयर को यहाँ नाइट्रोजन वाले बॉन्ड पेयर में लगा देगी, और एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी इस बार नीचे वाले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पेयर में। तो ऊपर वाला ऑक्सीजन अनचेंज रहेगा, क्योंकि उसने इस बार कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया है कॉन्जुगेशन में। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जो राइट हैंड साइड वाली थी, ऑक्सीजन ने अपना वो लगा हुआ जो बॉन्ड पेयर था वो वापस खींच लिया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर अब आ गया फिर से नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये आ गए आपके पास ऑक्सीजन पे लगे हुए बचे हुए 2 लोन पेयर। 2 क्यों लोन पेयर, क्योंकि जो ये वाला लोन पेयर था वो तो यहाँ नाइट्रोजन को भेज दिया गया है। तो ये मेरे पास 3 स्ट्रक्चर आई है नाइट्रेट आयन की, लेकिन इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर अभी भी इनफ कैपेबल नहीं है नाइट्रेट आयन की सभी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए। तो इसकी जो मेरे पास फाइनल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगी, देखो वो कैसी रहेगी। क्या ये सभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर मेरे को देखने को मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो लगे हुए तीनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड है, इन तीनों के पास ही क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। और तीनों ही स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन आपको नेगेटिव चार्ज होल्ड करता हुआ दिख रहा है,
और नाइट्रोजन दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता हुआ, तो मैं इसको बना देता हूं यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर भी आ गया आपके पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये है रेजोनेंस। जितनी भी स्ट्रक्चर्स हमने बनाई थी ऊपर, उनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर आपके पास 100% एक्यूरेट नहीं है या 100% इनफ कैपेबल नहीं है नाइट्रेट आयन की सभी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए। तो ये जो लास्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाई है, ये है नाइट्रेट आयन की एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो ये होता है आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस देखो आपके पास कई जगह एग्जिस्ट करता हुआ आपको दिखेगा, और वहीं से आपके पास एक टर्म आएगी जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। तो देखते हैं ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। देखो जो आपके पास ये रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब है कि जो भी रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, वो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो मॉलिक्यूल हम लोग बनाते हैं, वहां पर जो एनर्जी है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, हम लोग कहते हैं वो बिल्कुल मिनिमम साइड पर है, मतलब सबसे कम एनर्जी रखेगा, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी आपके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर वाइज, उतनी ज्यादा स्टेबल वो स्ट्रक्चर मानी जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी देखें, तो इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी जो स्टेबिलिटी है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फेवर कर रही है, जो कि आपको हमेशा हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगी। तो अपने पास जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होती हैं, या मैं कहूँ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं अमंगस्ट ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर बात करी, अपने पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू उसकी एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उसके पीछे जो रीजन है, उसके पीछे रीजन है रेजोनेंस एनर्जी। देखो ये रेजोनेंस एनर्जी आपके पास क्या है, रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? इंटरनल एनर्जी का, मतलब जो आपके पास वो मॉलिक्यूल है उसकी इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस। और किसके साथ डिफरेंस हम लोग यहाँ पर निकालते हैं? हम लोग डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल में। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स एनर्जी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी, और या फिर आपके पास इंटरनल एनर्जी के साथ किसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे? जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर थी उस वाली एनर्जी का। तो ये रेजोनेंस एनर्जी आपके पास जितनी हाइयर आएगी ना, उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी आपके पास वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो हाइयर रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पर फेवर करेगी स्टेबिलिटी को। तो रेजोनेंस एनर्जी अगर ज्यादा निकल करके आ रही है, इसका मतलब जो स्टेबिलिटी है मेरे पास वो बढ़ रही है। तो आप कोई सी भी इंटरनल, आप कोई सी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर चेक करो, ये हम लोग जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो लास्ट वाली बन करके आती है, उससे पहले जितनी भी स्ट्रक्चर आपने बनाई है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये होती है अपने पास कैनोनिकल। ये भी एक दूसरा नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये। और लास्ट में होती हैं अपने पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो इंटरनल एनर्जी मतलब वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स वाली एनर्जी, उसके साथ किसका डिफरेंस लिया जाता है यहाँ पर? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एनर्जी का। तो ये जितना अपने पास मैक्सिमम होगी रेजोनेंस एनर्जी, उतनी स्टेबिलिटी हायर हो जाएगी आपके मॉलिक्यूल की। तो ये था आपके पास रेजोनेंस एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट। और रेजोनेंस एनर्जी जो है वो सिंपली डिपेंड करती है आपके पास डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। इसको हम लोग मेजर करते हैं डीलोकलाइजेशन पे, इन टर्म्स ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन जितनी ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आपके पास निकल करके आएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो रेजोनेंस के बारे में। आई होप आपको रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो अच्छे से समझ आया होगा। मे बी अगर मेरे से कोई चीज मिस हो गई हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी भी इसमें जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस को लेकर के हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि स्ट्रक्चर वाइज वेरी करती हैं, जो कि मैंने अभी इस वीडियो में कवर नहीं करी है। तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेडली नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग रूल्स समझेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए, मींस रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, एंड कैसे कैसे वो जो रेजोनेंस वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में वेरी करता है, और आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी ज्यादा स्टेबल है। तो आप इस वीडियो को देख करके पहले रेजोनेंस का टॉपिक अच्छे से समझ लेना, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग रूल्स को समझेंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।